आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिस नाम से डर लगता है वो नाम है सचिन पायलट। जो सरकार कोई गिरा नहीं रहा था, उसे गिराने की कोई साजिश नहीं रच रहा था, जबरदस्ती प्रायोजित तरीके से आपने स्वयं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और स्वयं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम आप बार-बार दोहराते हैं कि 2018 के परिणामों के बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई और बात चली, तो उन्होंने जाकर आलाकमान से ये निरंतर आग्रह किया कि मुझे एक बार आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसके बाद आप जब कहेंगे तब मैं इस कुर्सी को छोड़ दूँगा। जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें सिर्फ़ 2 ही लोगों ने शपथ ली थी। एक मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने और दूसरा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी। उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी से निष्कासित तक करवाया, बर्खास्त करवाया और नाकारा, निकम्मा जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस की ये हालत कर दी उन्होंने, ये स्थिति बन गई कांग्रेस की कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 21 सीटें, उन 21 सीटों को 99 में कन्वर्ट करने के लिए जो मेहनत की गई थी, वो सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की। उनका एक स्लोगन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं तो कोई नहीं, या तो मैं ही रहूँगा या कोई नहीं रहेगा। सचिन पायलट। उन्होंने हमेशा सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की, युवाओं की पैरवी की, युवाओं को साथ लेकर चलने का काम किया। जिन-जिन युवा साथियों को उन्होंने टिकट दिलाने में मदद की, लगभग 90% से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। कि अशोक गहलोत जी, मैंने जो कुछ भी कहा है आपको लेकर जितने आरोप लगाए हैं, आप एक बार खड़े होकर मीडिया के सामने ये बयान दे दीजिए कि लोकेश शर्मा झूठा है। एक बार भी पिछले 2.5 से पौने 3 साल में मेरे किसी भी आरोप का वो जवाब दे पाए? क्यों नहीं कहते हैं मीडिया को कि ये तो झूठ बोल रहा है लड़का, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लोकेश शर्मा के पास अभी इतना सब कुछ बाकी है कि उनकी राजस्थान की पिछले 40 वर्ष की राजनीति को बुरी तरह से तबाह कर सकता है। राजस्थान में एक बार फिर फोन टेपिंग मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने तमाम मुखर रूप से अपनी बात भी रखी थी। उसके बाद बयानबाजी का दौर चलता रहा। अभी तक भी सरकार बदल गई, लेकिन मानेसर कांड से लेकर लाल डायरी तक के मुद्दे राजस्थान की राजनीति में अभी भी वही गर्माहट पैदा कर रहे हैं। इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जी। सर, गोल्डन हिंद में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी भी जो फ़ोन टैपिंग का जो मामला था, उसके तथ्य जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड जो वायरल हुआ था, वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल है और आप भी अपनी बात खुलकर रखते हैं, मुखर रखते हैं। कैसे एक सीएम के सामने से बयान देते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं हमेशा तब बोलता हूँ जब पूर्व मुख्यमंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या वर्तमान सरकार चल रही है, उनसे संबंधित किसी मुद्दे को उठाते हैं, बात करते हैं, तो हमें कभी कोई दिक्कत होती नहीं है कि ठीक है, जनहित के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन घूम फिर के विषय कोई भी हो, अल्टीमेटली उन्हें आना होता है मानेसर जैसे एक घटनाक्रम पर, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। वो अलग सारा का सारा विषय था, पूरा प्रदेश जानता है कि वो पूरी एक प्रायोजित घटना थी। तो कहने का मंतव्य ये है कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिस नाम से डर लगता है, वो नाम है सचिन पायलट। उन्हें अभी भी ये भय है कि आने वाले समय में अगर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आती है, तो उनका कहीं नंबर नहीं लगने वाला। इसलिए बार-बार घूम फिर के वो उसी प्रकरण को याद दिलाने का प्रयास करते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। बार-बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और उस साजिश को रचने वाले कौन थे? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट। ये चारों लोग मिलकर मेरी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। आप देखिए, पिछले दिनों ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें कि उन्हें ये शब्द बोलने पड़ें। नागौर में कार्यक्रम था डीडवाना में, वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि मेरी चुनी हुई सरकार गिराने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम तीनों नेताओं का उन्होंने नाम लिया, चाहे वो अमित शाह जी हों, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों, धर्मेंद्र प्रधान जी हों, सचिन पायलट जी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं घुमा-फिरा के। पहले तो बहुत बोला करते थे उनके लिए कि गद्दार है, सभी जानते हैं किस-किस ने क्या-क्या कहा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी चाहे आपको स्पीच देनी हो, कहीं कोई मीडिया का साथी आपसे किसी भी विषय पे सवाल पूछ रहा हो,
देखिए ये कैसे मुद्दा उठा? पहली बार उन्होंने कहा डिडवाना में कि मेरी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी, वो तो मैं था जिसने सरकार बचा ली। वरना अलग-अलग प्रदेशों के वो उदाहरण देते हैं कि हम 34 दिन रहे लेकिन मैंने इनकी दाल नहीं गलने दी। अरे भई सरकार तो गिर ही नहीं रही थी। जो सरकार कोई गिरा नहीं रहा था, उसे गिराने की कोई साजिश नहीं रच रहा था। ज़बरदस्ती प्रायोजित तरीके से आपने स्वयं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और स्वयं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम आप बार-बार दोहराते हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं ना इस बात को कि कहीं भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। जो भी उन्होंने ये पूरा एक षड्यंत्र रचा, प्रायोजित था। मैंने सुना गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी पटकथा उन्होंने स्वयं ने लिखी। वही उसके मेन किरदार थे, उन्होंने ही पटाक्षेप किया। तो मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि पूरा का पूरा घटनाक्रम प्रायोजित था स्वयं के फ़ायदे के लिए और उस व्यक्ति का नुकसान करने के लिए जो उनकी नज़र में उनके जीवन का राजनीतिक रूप से काँटा था। आप भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इतने दिन साथ में रहे, क्या लगता है कि मानेसर जो कांड पूरे राजस्थान की राजनीति में एक चर्चित कांड बन गया, क्या आपको पहले से पता था कि सरकार गिराने की साजिश रची जाएगी? कोई साजिश ही नहीं थी सरकार गिराने की। लेकिन हाँ, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए क्योंकि बार-बार उन्हें डर लगता था ना, हमेशा उन्हें ये भय सताता रहता था कि मेरी कुर्सी छिन जाएगी। मुझे पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ था, मुझे उस बात की पूरी जानकारी है कि 2018 के परिणामों के बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई और बात चली, तो उन्होंने जाकर आलाकमान से ये निरंतर आग्रह किया कि मुझे एक बार आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसके बाद आप जब कहेंगे तब मैं इस कुर्सी को छोड़ दूँगा। और आलाकमान ने उनकी बात पे भरोसा किया। उस वक़्त भी सचिन पायलट जी को ये अंदेशा था और उन्होंने अपनी इस भावना को व्यक्त भी किया था कि अगर इस व्यक्ति को एक बार कुर्सी मिल गई तो ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और वही किया। जिस दिन राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं दिसंबर की, कि अल्बर्ट हॉल पे उस इतने बड़े आयोजन में जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें सिर्फ़ 2 ही लोगों ने शपथ ली थी। एक मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने और दूसरा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी ने। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी दिन से शाम को उन्होंने अपना कुचक्र रचना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो आने वाले दिनों में जो वो बात कह के आए हैं आलाकमान को कि आप जब चाहो तब मुझे हटा देना, मैं कुर्सी छोड़ दूँगा, तो ये नहीं हो कि मुझे कभी भी हटा दें। उस भय से उन्होंने उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटाने की उसी दिन सोच ली और तभी से वो प्रयास में लग गए कि मुझे किस तरीके से इसे अपने रास्ते से हटाना है। बाद में वो सफल हुए। उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी से निष्कासित तक करवाया, बर्खास्त करवाया और नाकारा, निकम्मा जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। अपनी ही पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए कोई इतना कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा कोई और उदाहरण भी होगा। क्या लगता है कि सचिन पायलट के संघर्ष को नहीं पहचाना गया और तीसरी बार एक बार फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? क्या एक यंग नेता के रूप में भी युवाओं की पहली पसंद रहे सचिन पायलट पूरे राजस्थान में? देखिए, सचिन पायलट जी ने हमेशा युवाओं की पैरवी की है, उनके पक्षधर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि 2018 के जो परिणाम आए थे, 13 से 18 तक पूरे प्रदेश में घूम-घूम के जिस व्यक्ति ने मेहनत की, जो ये बार-बार दावा करते हैं कि 21 से 99 पहुँचाने का काम उन्होंने किया, तो ये सही है। जो इस प्रदेश में एक इतिहास बन गया, राजस्थान में ऐसी करारी हार कभी नहीं हुई कि कांग्रेस की 21 सीटें आई हों सिर्फ और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते इस प्रदेश ने देखा कि कांग्रेस की ये हालत कर दी उन्होंने, ये स्थिति बन गई कांग्रेस की कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 21 सीटें आई। वो बहुत शर्मनाक हार थी। उन 21 सीटों को 99 में कन्वर्ट करने के लिए जो मेहनत की गई थी, वो सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम-घूम के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। तो दावा उन्हीं का था और हक भी उन्हीं का था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक सीधा सवाल आपसे है। आप अशोक गहलोत जी के साथ भी रहे। सचिन पायलट की राजनीति में और अशोक गहलोत की राजनीति में क्या फ़र्क नज़र आता है? अशोक गहलोत की राजनीति सिर्फ खुद के लिए है। वो इतने स्वार्थी नेता हैं, इतने महत्वाकांक्षी नेता हैं कि वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए करते हैं।
उनका एक स्लोगन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं तो कोई नहीं, या तो मैं ही रहूँगा या कोई नहीं रहेगा। और उसी को उन्होंने आगे फलित भी किया। उनको ये पता था कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ ने, पत्रकार साथियों ने और एआईसीसी ने और हमने भी जो सर्वे रिपोर्ट्स उनको सौंपी थी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रदेश में जो चुनिंदा विधायक या मंत्री हैं, जनता की नाराज़गी उन लोगों से है। सरकार से नाराज़गी नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज़गी है। लेकिन ये 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनका अगर हमने टिकट नहीं बदला या इन चेहरों को नहीं बदला, तो हम चुनाव नहीं जीत पाएँगे और अगर टिकट बदल दिए, तो निश्चित रूप से हम राजस्थान में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी करवा पाएँगे। लेकिन नहीं, वहाँ उन्होंने अपनी हठधर्मिता के चलते उन्हीं लोगों को वापस टिकट दिलवाया, जो उनके अपने थे। जिनकी रिपोर्ट पूरी नेगेटिव थी, फिर भी उसके पीछे मंशा ये थी कि अगर परिणामों में ये जीत गए, तो मुख्यमंत्री बनने की अगर बारी आएगी तो सिर्फ मेरा ही नाम लेंगे और अगर हार गए तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो भी नहीं बन पाएगा। तो ये उनकी स्वयं की एक चाल थी, यानी इतने स्वार्थी नेता हैं कि अपने आगे अपनी पार्टी का नुकसान करने से भी गुरेज नहीं किया, ना हिचकिचाए। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट, उन्होंने हमेशा सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की, युवाओं की पैरवी की, युवाओं को साथ लेकर चलने का काम किया। जिन-जिन युवा साथियों को उन्होंने टिकट दिलाने में मदद की, लगभग 90% से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। तो जो व्यक्ति नौजवान हो, नौजवानों को साथ लेकर बढ़ना चाहता हो और हमेशा एक ही बात बोलता हो कि मुझे तो कांग्रेस की सरकार लानी है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। जैसे अशोक गहलोत जी आज भी कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग टीम्स और उनकी एजेंसीज़ पूरे प्रदेश में ये प्रचारित कर रही हैं और वो स्वयं प्रचारित करवा रहे हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार। क्यों भई? और कोई है ही नहीं राजस्थान में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सचिन पायलट बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और अशोक गहलोत जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, दोनों हंस के हाथ मिलाते हैं और अशोक गहलोत आगे से खुद कहते हैं कि हमारे बीच कोई फासला नहीं रह गया है, फिर बाद में मत कहना कि हमारे बीच में दिलों में दूरियां हैं। अशोक गहलोत जी बहुत अवसरवादी नेता हैं। उन्हें ये पता होता है कि क्या करने से किस तरह की पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। देखिए, इसमें अशोक गहलोत जी की कोई भूमिका ही नहीं है। उस दिन की जो भी एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि लोगों को वास्तविकता ही नहीं पता। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी को एआईसीसी के द्वारा कंडक्ट की गई वो ओबीसी काउंसिल की मीटिंग में जाना था। अब सचिन पायलट जी कुछ समय पहले पहुँच गए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि अशोक जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अशोक गहलोत जी को रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद जैसे ही अशोक जी ने देखा कि सामने तो मीडिया बैठा है या मीडिया खड़ा है, इतनी भारी संख्या में खड़ा है, तो उन्होंने तुरंत उस घटना को या उस एक्शन को अपने लिए कैसे अवसर में कन्वर्ट करें, ये सोचते हुए, क्योंकि पता था कि कल हेडलाइंस क्या बनेंगी। उन्होंने फट से मीडिया को कहा, "अरे भई फ़ोटो ले लीजिए, फिर मत कहना कि हमें बनती नहीं है।" वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी एक राजनीतिक अवसरवादिता थी। ऐसा नहीं है कि वो दिल से चाहते हैं कि अब उनके साथ रहें या उनका सहयोग करें और जो बनने वाली बात है वो पूरे प्रदेश में एकजुटता का संदेश दें। अगर बनने की बात थी और वो ये जताना चाहते थे कि मेरे और सचिन पायलट में बनती है, तो 25 सितंबर 2022 को क्या किया था? याद है सबको? उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आलाकमान के भेजे गए दूत खड़गे जी और अजय माकन जी, उनको बिल्कुल बैरंग भेज दिया, लौटा दिया। उनके दूत यहाँ ये संदेश लेकर आए थे कि विधायक दल की बैठक करवाई जाए और उस विधायक दल की बैठक में निर्णय होना था कि शायद आलाकमान की मंशा ये रही होगी कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक अशोक गहलोत जी ने उस दिन भी विधायक दल की बैठक अपने निवास पर नहीं होने दी। बाद में गए वो सोनिया जी के पास और उन्होंने माफ़ी माँगी कि मैं विधायक दल का नेता हूँ और मेरे होते हुए मैं मीटिंग नहीं करवा पाया। तो वो तो चाल थी उनकी, आलाकमान की पीठ में खंजर घोंपना था, उनकी अवमानना करनी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कल की कल इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये अंतर है अशोक गहलोत
और सचिन पायलट जी की राजनीति में कि वो अपने लिए करते हैं और सचिन पायलट प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए और नौजवानों के लिए करते हैं। राजस्थान में परिपाटी रही है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल बीजेपी की बनती है। अब आगामी जो चुनाव होंगे 28 में, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अशोक गहलोत चौथी बार सीएम की शपथ लेंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी को तो अब भूल जाना चाहिए कि वो दोबारा इस प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। हालाँकि वो लगातार प्रचारित करवा रहे हैं और वो पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी तो मंशा ऐसी ही है ना कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूँ, मेरे अलावा कोई बने ही नहीं, दूसरा कोई नेता आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि आलाकमान अब सब कुछ समझ गए हैं। उन्हें ये पता लग गया है कि किस तरीके से इस व्यक्ति को राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी संगठन के साथ इन्होंने धोखा किया, गुमराह किया आलाकमान को और पार्टी का नुकसान पहुँचाया। तो ऐसे व्यक्ति को अब मौका मिलेगा नहीं। मैं तो आलाकमान से ये आग्रह भी करता हूँ कि अब इन्हें हाथ जोड़कर घर बिठा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपके पास जो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ दिलाते हुए नौजवानों को आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं ये आग्रह भी करता हूँ अपने आलाकमान से कि नौजवानों को अवसर दें। आने वाले समय में इस पार्टी का भविष्य अगर तय करें नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो नौजवानों को मौका दें, जो अगले 20 से 25 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। बाहर बाहर लोग बातें करते हैं कि आप सचिन पायलट के लिए भी बोलते हैं, अशोक गहलोत के लिए बोलते हैं। आप खुद अशोक गहलोत के साथ में रहे, इतनी बेदाग छवि के नेता है राजस्थान में। अशोक गहलोत की जो योजनाएँ थी गहलोत सरकार की, उनकी लोग तारीफ़ करते हैं, लोगों के दिलों में आज भी वो बसे हुए हैं। क्या लगता है आप इतना मुखर रूप से बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया ही ना, उस बेदाग छवि को दाग लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं होता, तो मैं कौन होता हूँ जो उनकी छवि पे डेंट लगाऊँगा या दाग लगाऊँगा। एकमात्र चश्मदीद अगर कोई व्यक्ति है उस पूरी की पूरी घटनाक्रम का, तो वो मैं हूँ। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ आज आप सभी लोगों के माध्यम से, आप मीडिया साथियों के माध्यम से कि ये घटना कभी भी बाहर नहीं आ पाती। लोग तो ये कहते हैं कि मैंने अशोक गहलोत जी का भरोसा तोड़ा। मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने मेरा भरोसा तोड़ा। उन्होंने मुझसे जो कर्म करवाए, जो षड्यंत्र करवाए, जिस तरीके का वो पूरा का पूरा घटनाक्रम करवाया, यानी मुझे स्वयं अपने हाथों से वो ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में देकर ये कहा कि मीडिया को सर्कुलेट कर दें। मैं तो उनका ओएसडी था ना। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि जो मुझे आदेश दिए जाएँगे मैं तो उसकी पालना करूँगा। मुझसे वो सारे काम करवाए। बाद में जब मेरे ऊपर केस दायर हो गया तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कुछ नहीं होने दूँगा। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तुम चिंता मत करना। वही व्यक्ति मेरे कार्यालय में एसओजी की रेड डलवाए सबूतों को प्राप्त करने के लिए। वही व्यक्ति बाद में जब ये पता लगे कि अब तो सरकार का समय लगभग पूरा होने को आ गया, अपने हाथ खड़े करके ये कहे कि मेरा इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो फिर मैं अपने बचाव के लिए सच तो बोलूँगा ना। और मेरे पास अगर सबूत नहीं होते तो मेरी बात पर भरोसा कौन करता? आपने ठीक कहा कि लोग कहते हैं कि दाग लगा रहे हैं, तो दाग सिर्फ़ शब्दों से तो नहीं लगाए जाते ना किसी के ऊपर दाग लगता शब्दों से। मैंने तमाम सबूत जांच एजेंसीज को सौंप दिए और सारे तथ्य पूरी जनता और कांग्रेस के लोगों के सहित देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जो ये जानना चाहता है कि वास्तव में घटनाक्रम था क्या। तो मैंने तो सबूतों के साथ बात की है और बार बार ये चैलेंज भी किया है कि अशोक गहलोत जी, मैंने जो कुछ भी कहा है आपको लेकर जितने आरोप लगाए हैं, आप एक बार खड़े होकर मीडिया के सामने ये बयान दे दीजिए कि लोकेश शर्मा झूठा है। क्यों नहीं बोलते वो? आज तक क्यों एक बार भी पिछले 2.5 से 3 साल में मेरे किसी भी आरोप का वो जवाब दे पाए? क्यों नहीं कहते मीडिया को कि ये तो झूठ बोल रहा है लड़का, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने ना कोई पेन ड्राइव दिया, ना मैंने ऑडियो क्लिप्स इसको दिए, ना ऐसी घटना में मैं कहीं शामिल था। तो बोलिए ना भई, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएँ, क्योंकि आप सब लोग कहते हैं कि मैं छवि खराब कर रहा हूँ या जो उनके चहेते हैं जनता में, उन छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा हूँ, करने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाइए ना, लेकिन मैं जवाब दूँगा उस बात का। पर ऐसा कर नहीं सकते, उन्हें इस बात की जानकारी है कि लोकेश शर्मा ने अभी तो सिर्फ़ इतना ही सार्वजनिक किया है, जो उसे अपने बचाव के लिए आवश्यक था। लोकेश शर्मा के पास अभी इतना सब कुछ बाकी है कि उनकी राजस्थान की पिछले 40 वर्ष की राजनीति को बुरी तरह से तबाह कर सकता है।
इसलिए वो इस बात को भली भांति जानते हैं। कभी कहा उन्होंने किसी को बुला के, क्या वो लड़का बस झूठ बोलता है? तो कह ही नहीं सकते वो। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं छवि को खराब कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी व्यक्तिगत छवि का नुकसान करना होता या कांग्रेस पार्टी का नुकसान करना होता, तो ये सारी चीज़ें मैं चुनाव से पहले भी तो बोल सकता था। जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो गए, परिणाम आ गए और उन परिणामों में देख लिया कि हम चुनाव हार गए हैं, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए सच मैंने जनता के समक्ष रखा भई। क्योंकि कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि ये बात पहले क्यों नहीं कही? आप ओएसडी थे तभी कहते। कई बार ये भी तो चर्चा होती है कि आप अशोक गहलोत के लिए इतना मुखर रूप से बोलते हैं, सचिन पायलट के आप बिल्कुल सेफ जोन में बोलते हैं कि आप सचिन पायलट की पार्टी से बिलोंग करें, बी टीम के साथ में या अशोक गहलोत की पार्टी से? यहाँ कोई ए टीम, बी टीम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है मात्र। वही बाहर से आए हैं क्या? वो दूसरी पार्टी के हैं। अगर मैं अपनी पार्टी के नेता के बारे में मैंने कभी उनको लेके तो कोई बात कही ही नहीं। मैंने तो हमेशा ये कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। तो जो काम अशोक गहलोत जी ने किए हैं, उन्हीं की तो मैंने जानकारी दी है। सचिन पायलट ने ऐसा कुछ किया होता, तब मैं उनके खिलाफ भी बोलता। लेकिन जितना कुछ मैंने इतने नज़दीक से सब कुछ देखा और जिस हर गतिविधि का मैं साक्षी रहा, तो मुझे पता है ना, किसने क्या किया है। तो मुखर होके विरोध करने वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ़ सच जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया है, लगातार प्रयास किया है और करता रहूँगा। और जब भी अशोक गहलोत जी प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, गलत बयानी करेंगे, गलत तथ्य सार्वजनिक करेंगे, मैं सिर्फ सही तथ्यों के साथ सही जानकारी प्रदेश की जनता के समक्ष रखूँगा, आम आदमी के समक्ष रखूँगा और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आलाकमान है, उसके समक्ष रखूँगा। बाकी निर्णय तो उन्हें करना है। तो ये आरोप गलत है कि सचिन पायलट जी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या अशोक गहलोत जी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने सिर्फ सच के लिए और अपने बचाव के लिए अपनी बात को कहना उचित समझा और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा गूंजा था। एक समय राजेंद्र गोड़ा कांग्रेस से सरकार बचाने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जब लाल डायरी का मुद्दा गूंजा तो वैसे ही अशोक गहलोत के सामने मुखर नजर आए। क्या लगता है कि राजेंद्र गोड़ा और अशोक गहलोत के बीच जब उस सरकार बचाने के काम किया राजेंद्र गोड़ा ने, उस समय अच्छी बन रही थी, और जब लाल डायरी का मुद्दा है तो उस समय मुख्य रूप से वो भी सामने आ गए? देखिए, लाल डायरी तो अशोक गहलोत जी की खुद की कोई ऐसी डायरी नहीं थी जिसको लेके लोगों ने मुद्दा बनाया, लेकिन वास्तव में डायरी नाम की चीज़ तो थी। और वो डायरी लिखने का जो शौक था, वो अशोक गहलोत जी के बेहद करीबी धर्मेंद्र राठौड़ जी को था। तो जहाँ तक आपने कहा कि गुडा जी ने उनकी सरकार बचाने के लिए सहयोग किया, बिल्कुल उन्होंने शामिल रहकर सरकार में शामिल रहकर काम किया। लेकिन वास्तविकता मैं जानता हूँ, राजेंद्र गुडा जी ने भी मजबूर होकर, परेशान होकर, क्योंकि बार-बार जब भी वो अपनी किसी भी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते थे, बात कहना चाहते थे, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। उनकी सुनी नहीं जाती थी। तो वो कभी भी जो उनको भरोसा दिया जाता था, जो उनके लिए वादे किए जाते थे, दावे किए जाते थे कि हम ये करेंगे, वो किसी भी काम को सही रूप में ना तो करवा पाए और ना अपनी बात कह पाए। तो आखिर में परेशान होकर उन्होंने भी उस मुद्दे को जो सच था, वही तो जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया कि उस डायरी में देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो लाल डायरी, जिसे नाम दिया गया लाल डायरी का, वो लाल कलर की तो थी नहीं, लेकिन डायरियाँ ज़रूर बहुत सारी थी जिनमें हर वो छोटे से छोटा घटनाक्रम था। प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री, प्रदेश संगठन के जितने भी बड़े पदाधिकारी और मैं तो खुद भी शामिल हूँ। जो भी व्यक्ति धर्मेंद्र राठौड़ जी से बात करता था, जिस भी तरह की गतिविधि में वो शामिल होते थे, उनसे कोई मिलने आया, किसी से कोई लेन-देन हुआ, किसी से फ़ोन पे बात हुई या कोई भी ऐसा काम जो उन्होंने किया, जैसे अगर किसी को खाना भी खिलाया, कुछ पिलाया, बिठाया, अगर जो भी हर मतलब दिन की हर छोटी से छोटी घटना को वो लिखते थे, वो उनका शौक था। अगर वो सारी चीज़ें क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनके पुत्र वैभव गहलोत से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ ही पन्ने बाहर निकल के आ पाए। लेकिन वास्तव में जिस रूप में वो लिखी गई थी, उसी रूप में अगर बाहर आ जाती, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं होता कि राजस्थान में किस तरीके से सियासी चालें चली जाती हैं।
अशोक गहलोत जी क्या-क्या षड्यंत्र करवाते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार और कौन-कौन शामिल है, उन तमाम लोगों के नाम और वो जो एक तथ्य है, सत्य है, जो उन्होंने स्वयं ने लिखे हुए थे, वो उजागर हो जाते और उससे बुरा दिन अशोक गहलोत जी के लिए कोई नहीं होता। हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, क्या लोकेश शर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करें आप। देखिए, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मुझे लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ हूँ या भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर चुका हूँ, उनके कहने से सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इतना मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या पार्टी आपको टिकट देंगी? देखिए, पार्टी का तो मैंने कभी नुकसान किया ही नहीं। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत जी के कार्यकलाप और उन्होंने मेरे साथ जो धोखा किया, मेरे साथ जो षड्यंत्र रचा, साथ ही पार्टी को नुकसान पहुँचाने को काम किया, उनकी कार्यशैली का विरोध किया है, तथ्यों के साथ विरोध किया है। मैंने पार्टी का विरोध तो कभी किया नहीं। तो अशोक गहलोत जी का विरोध करना या उनके खिलाफ किसी सच को उजागर करना, पार्टी की खिलाफत करना नहीं होता। इसलिए मेरी पार्टी ने मुझे जब भी ज़िम्मेदारी दी है, मैंने उसे पूरी तरीके से, ईमानदारी से निभाने का काम किया। आगे भी मुझे जो भी ज़िम्मेदारी देगी, मैं उसे निभाऊँगा और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते ही मैंने पहले भी टिकट की डिमांड की थी, नहीं मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ये कहते हैं कि टिकट नहीं मिला या अशोक गहलोत जी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी में टिकट माँगना कार्यकर्ता का अधिकार है। दे या ना दे पार्टी, ये पार्टी का निर्णय होता है। उसी अधिकार का मैं फिर प्रयोग करूँगा और निश्चित तौर पर पार्टी से टिकट की डिमांड करूँगा। मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दे, निश्चित रूप से कांग्रेस को विजयी करके मैं वहाँ से चुनाव जीत कर आऊँगा। तो ये थे मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों को लेकर, चाहे मानेसर कांड हो, चाहे लाल डायरी का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान के युवाओं की बात हो, चाहे फिर आगामी चुनावी रणनीति की बात हो और स्वयं खुद भी चुनाव लड़ेंगे, उसकी भी बात उन्होंने खुलकर रखी है। अब देखने वाली बात है 2028 के चुनाव में क्या कुछ सरकार की यहाँ पे रणनीति रहने वाली है, क्या वापस वापस राजस्थान में चुनाव की परिपाटी बदलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।